1980 एक यंग लड़का पहली बार इंडिया की स्टॉक मार्केट में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले आने वाले 10 सालों में वो इसी स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। 15,000 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी कार्स और एक लेविश से ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन उस शख्स का राइज जितनी तेजी से हुआ, उसका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की, जो कि उस शख्स ने किया था जिसका नाम था हर्षद मेहता। कैसे एक आम से लड़के ने अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया, कैसे हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का बिग बुल बना, और कैसे उसकी लाइफ में राइज आया, और कैसे दर्दनाक सा डाउनफॉल। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नाइनटीन 1973 रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी जिंदगी से तंग हो चुका था। उसके फादर का बिजनेस और उनकी हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे और रायपुर में रहकर वो इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए वो रायपुर से निकलकर एक ऐसे शहर में गया जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, मुंबई। हर्षद को शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन इस शहर में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मुंबई में हर्षद को लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और स्टडी के साथ साथ वो छोटे मोटे काम करने लगा। हर्षद ने प्लास्टिक रैप्स को कलेक्ट करके बेचने से अपने काम की शुरुआत की और इवन के सीमेंट की ट्रेडिंग भी की। और कई बार तो हर्षद ने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके उसको डिलीवर भी किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली रायपुर से मुंबई आ गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पे एक क्लर्क की जॉब स्टार्ट कर दी और हर्षद का भाई अश्विन ICICI कंपनी में जॉब करने लगा। जॉब के साथ साथ दोनों भाई साइड बिजनेसेस भी करते थे, लेकिन अगले 2 सालों में साइड बिजनेसेस करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस डेवलप नहीं कर पाए। अब ख्वाब तो बड़े थे ही हर्षद के, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर्षद को एक बड़ा कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। तो एक दिन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस वक्त BSE में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग विंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स को ही जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ पर शेयर्स को परचेज करना और सेल करना। हर्षद ने इस रिंग में जॉबर्स को काम करता देखकर ठान लिया कि वो खुद भी इस रिंग में ट्रेडिंग करेगा, लेकिन इसके लिए हर्षद को एक जॉबर बनना जरूरी था। हर्षद ने उस वक्त P अंबालाल ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद हर्षद को जॉबर का बैज मिल गया। और एक जॉबर के तौर पर हर्षद का पहला ही दिन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, क्योंकि हर्षद ने पहले ही दिन 2,000 रुपये का लॉस कर दिया था। लेकिन दुखी होने की बजाय हर्षद ने अपने पहले ही लॉस से सबक हासिल किया। अगले कुछ महीनों में हर्षद ने अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया और जल्द ही हर्षद मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गया। हर्षद को समझ आया कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसे कंपनीज की इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से पहले और दूसरों से ज़्यादा। तो हर्षद ने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया जो उसे कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सकें। हर्षद ने लेबर यूनियन के लीडर्स के साथ कनेक्शन बनाया जो कि हर्षद को कंपनीज के डेली प्रोडक्शन का डाटा दें। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लेता था और डिक्रीज होने या फिर लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन में वो शेयर्स को पहले ही बेच देता था। इस तरह इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ट्रेड करने को
इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन उस वक्त ये ट्रेडिंग लीगल हुआ करती थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर न सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेड करता बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगा था। 1982 तक हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से काफी ज्यादा पैसे कमाए और अपने पुराने घर को छोड़कर एक बड़े घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने का सोच रहा था और उस टेक्निक को कहा जाता था पंप एंड डंप। इस स्ट्रेटजी में हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करता जिसे ज्यादा खरीदा या बेचा नहीं जा रहा। फिर वो अपने क्लाइंट्स और दोस्तों के साथ मिलकर बहुत कम टाइम में उस शेयर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता था। इस मूव की वजह से मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और डिमांड बहुत ज्यादा, और उस शेयर की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती थी। उसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग्स बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट बना लेता था। हर्षद की इस इनोवेटिव स्ट्रेटजी की वजह से उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उसे लगने लगा कि अब उसे मार्केट में कोई भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह तबाह कर दिया। एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अपने 10 लाख घुस गए भाई। 18 मार्च 1982 में स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन दिन 2 बजे मार्केट बहुत तेजी से क्रैश होने लगा और मार्केट को क्रैश होता देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का सबसे बड़ा फॉल देखा था और 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। ब्रोकर्स के पैसे वापस करने के लिए हर्षद को अपनी बीवी की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी और अगले कुछ महीने तक घर का पूरा खर्चा हर्षद की भाभी ने उठाया, जो कि एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी ऑफर करेंगे। दोनों भाइयों ने बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की और अपनी फर्म का नाम रखा ग्रो मोर कंसल्टेंट्स। ग्रो मोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको हाई रिटर्न्स वापस करना। अश्विन के फादर इन लॉ ने 4 लाख रुपए दिए और एक सीए ने हर्षद को 1 लाख रुपया दिया और इसी तरह ग्रो मोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस स्टार्ट हो गया। हर्षद ने नोटिस किया कि टी लीव्स के रेट्स 3-4 रुपए पर केजी बढ़ गए थे। टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर्स काफी अंडर वैल्यूड थे। तो हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए टी कंपनीज के शेयर्स हैवीली बाय करना स्टार्ट कर दिए। साल भर में इन शेयर्स की प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से हर्षद और ग्रो मोर के क्लाइंट्स बहुत तेजी से पैसा बनाने लगे। अपने हाई रिटर्न्स के चलते ग्रो मोर का नाम हर तरफ फैल गया। लोग ग्रो मोर की स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लगे और इसी तरह 1985 में हर्षद स्टॉक मार्केट का जादूगर बन गया। लेकिन हर्षद की इस सक्सेस को देखकर एक शख्स बिल्कुल खुश नहीं था और उस शख्स का नाम था मन्नू मानेक। मन्नू मानेक मार्केट का एक पुराना खिलाड़ी था और स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में उसको बेयर बोला जाता था। मतलब कि मन्नू मानेक शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाता था। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसको अभी हाई प्राइसेस में सेल किया जा सके और बाद में प्राइसेस गिरने पर उसको बाय करके दोबारा रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइसेस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। सिंपली स्पीकिंग कि मन्नू मानिक जैसे बेयर्स को फायदा तब होता है जब शेयर्स के प्राइसेस गिरते हैं। मन्नू मानिक हर्षद मेहता को गिराने का मौका काफी टाइम से ढूंढ रहा था और मन्नू मानिक को वो मौका मिला 1986 में। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्हें बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स काफी हैवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखकर मन्नू मानिक और उसकी बेयर गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और उसकी प्राइसेस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएसई से मार्जिन लेके यानी कि लोन लेके इन्वेस्ट किया था। बेसिकली मार्केट में ये रूमर्स फैल गए थे और हर्षद और उसकी कंपनी ग्रो मोर बैंकरप्ट होने वाले थे, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल थी अपना लोन देने के लिए। अपनी और ग्रो मोर की रेपुटेशन को बचाने के लिए हर्षद को जल्द ही कुछ करना था। बीएसई से लिए गए मार्जिन को वापस करने के लिए 14 डेज का ड्यूरेशन होता था, मतलब कि टाइम होता था 14 डेज में पेमेंट वापस करने के लिए। तो हर्षद ने सोचा कि इन रूमर्स को काउंटर करने का
सबसे अच्छा तरीका ये है कि टाइम से पहले ही अपने ड्यूज क्लियर कर दिए जाएं। तो हर्षद ने 14 डेज एडवांस में ही सारी पेमेंट क्लियर कर दी और चाय के ढाबे से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इस मूव की वजह से हर्षद की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस सिचुएशन में हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ, जो उसके लिए सिग्निफिकेंट सेटबैक था। लेकिन जल्द ही उसने बाउंस बैक भी किया। ग्रो मोर ने छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया और जल्द ही वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के दिल में एक बात खटक रही थी कि वो जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरों के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाना नहीं चाहता था। वो खुद एक इन्वेस्टर बनना चाहता था। वो चाहता था कि पैसे भी उसके हों और प्रॉफिट भी उसका। लेकिन इसके लिए हर्षद को कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक नई मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया, द मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली एक अरेंजमेंट थी जहां एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता था। इस लोन का ड्यूरेशन यूजुअली 15 डेज का होता था। जनरली बैंक्स एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे ताकि वो इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें और दूसरा बैंक ये लोन तब लेता था जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए कैश की जरूरत होती थी। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। बैंक ए के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं जो वो दूसरे बैंक को लोन में देना चाहता था और दूसरी तरफ बैंक बी जिसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में बैंक ए बैंक बी को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा और बदले में बैंक बी को गारंटी के तौर पर 100 करोड़ रुपए की एसेट्स बैंक ए को देने होंगे और ये एसेट्स जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होते थे। ठीक 15 दिन बाद बैंक बी 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा बैंक ए को और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। लेकिन रियल में कोई भी बैंक गारंटी के तौर पर सच में अपनी सिक्योरिटीज या बॉन्ड नहीं देता था, बल्कि वो बैंक रसीड्स यानी कि BR इशू करते थे। जैसे इस केस में देखा जाए तो 100 करोड़ के लोन के बदले बैंक बी ने अपने एसेट्स या सिक्योरिटी नहीं दिए थे, बल्कि एक BR यानी कि बैंक रिसीट दी थी। बेसिकली ये BR बैंक बी का बैंक ए के साथ प्रॉमिस होता है कि अगर हम आपका लोन आपको वापस नहीं दे पाए तो हमारे सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। और BR का यूज इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ और कन्वीनियंट बनाने के लिए होता था। दोनों बैंक्स के बीच हुए इस प्रोसेस को RFD कहा जाता था, यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील्स। और RFDs को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को एक फीस मिलती थी। और अब हर्षद मेहता भी यही ब्रोकर बनना चाहता था। हर्षद ने देखा कि कुछ मनी मार्केट की बड़ी शार्क्स आपस में मिलकर मनी मार्केट का एक कार्टेल चलाते हैं और पूरे मनी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये कार्टेल किसी भी नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंटर होने नहीं देता था। हर्षद ने इनसे डील करने के लिए ऐसे बैंक्स को टारगेट किया जो इन कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे। हर्षद ने उन बैंक्स को अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलकर अपना ही एक कार्टेल बना लिया। 2 साल के अंदर अंदर हर्षद मनी मार्केट का एक टॉप ब्रोकर बन चुका था और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकेज कमाने नहीं आया था, बल्कि वो मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों बनाने के प्लान से आया। और हर्षद का यही प्लान आगे जाकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की शक्ल लेने वाला है। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर करके उस बैंक से सिक्योरिटीज यानी कि BR ला कर दे दे। हर्षद ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल ढूंढा। हर्षद ने देखा कि जब बैंक्स उसके अकाउंट में पहले ही पैसे डाल देते थे तो डील होने के 10-15 दिन तक वो पैसे उसके अकाउंट में पड़े रहते थे। तो हर्षद ने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया। अपने फेवरेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उन स्टॉक्स के रेट्स को आर्टिफिशियली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जब डील क्लोज होने का वक्त आता तो हर्षद उन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट खुद रख लेता और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील एग्जीक्यूट कर देता था। इसके साथ साथ हर्षद ने एक और लूप होल भी ढूंढ लिया। जब कोई भी बैंक BR इशू करता तो उस BR को कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब कि जितनी अमाउंट के अगेंस्ट BR इशू की गई हैं, क्या सच में BR इशू करने वाले बैंक के पास वो सिक्योरिटीज हैं भी या नहीं। इस सिचुएशन को देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करत को ब्राइब देकर उनसे फेक BRs बनवाना स्टार्ट कर दिए। इस केस में हर्षद एक बैंक से लोन की अमाउंट लेता था और वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था और बैंक ऑफ करत से फेक BR बनवा के लोन देने वाले बैंक के हैंड ओवर कर देता था। इस तरीके से हर्षद के पास स्टॉक में डालने के लिए पैसा पहले से ज्यादा तो था ही, लेकिन ये पैसा काफी ज्यादा टाइम के लिए भी होता था।
1990 से लेकर 1992 तक हर्षद ने इन पैसों का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1990 में सेंसेक्स करीब 800 पे था और 1992 में वो 4500 पे पहुंच गया था और हर्षद मेहता का फेवरेट स्टॉक ACC 300 से बढ़कर 10,000 का नंबर टच कर चुका था और अपोलो टायर्स का प्राइस भी तकरीबन 10 गुना बढ़ गया था। मन्नू मानेक और बाकी बेयर्स की लगातार कोशिशों के बाद भी मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसों का पूरा खजाना था। पैसे आते ही हर्षद ने अपने लिए एक 15,000 स्क्वायर फीट का लेविश पेंट हाउस खरीद लिया, 29 कार्स की कलेक्शन जिसमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी शामिल थी। और इस सब के साथ हर्षद को मिला एक नया नाम, द बिग बुल। लेकिन ये पैसा, सक्सेस और फेम हर्षद के सिर पर चढ़ते जा रहे थे। इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद भी हर्षद रुकना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ने हर्षद के लिए कुछ और ही सोच के रखा था। 1991 में ही RBI को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में BRs का मिस यूज हो रहा है। इसीलिए RBI ने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर दी और साथ ही सभी बैंक्स के लिए BRs को लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी। मतलब क्या, फेक BRs यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में SBI से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह हर्षद ने इन पैसों को शेयर मार्केट को पंप करने में लगा दिया, लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक BRs लेकर SBI को नहीं दे पा रहा था। इस दौरान हर्षद ने SBI के एक एम्प्लॉय को ब्राइब दिया और उसे SBI के रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने को कहा, ताकि सीनियर्स SBI ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ रुपए के गैप के बारे में पता ना चले। लेकिन इस सब के बाद भी SBI को 500 करोड़ के इस गैप का पता चल गया। SBI ने हर्षद को कन्फ्रंट किया और उसे पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज किया। हर्षद को भी इन पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा सके, लेकिन टाइम पर पैसे वापस करना भी जरूरी था, क्योंकि SBI अगर लीगल एक्शन लेता तो हर्षद का स्कैम सबके सामने आ जाता। अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद अपने स्टॉक्स को बेचकर SBI के पैसे उन्हें लौटा दे, लेकिन हर्षद ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो कैपिटल गेन टैक्स से अपने आप को बचा रहा था। हर्षद ने SBI से टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक NHB से पैसे लिए और SBI को इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता दलाल को इस सारे स्कैम के बारे में पता चल गया था और उसने 3 अप्रैल 1992 को फ्रंट पेज पर यह खबर छाप दी कि SBI के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब थे और उसके पीछे बिग बुल का हाथ था। बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता। इस स्कैम एक्सपोज के चलते इंडिया पार्लियामेंट सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और सरकार ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, RBI और CBI की इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा। पूरे मुल्क को पता चला कि कैसे बैंक का पैसा यूज करके स्टॉक मार्केट को सालों तक इन्फ्लेट किया गया। स्टॉक मार्केट में भी पैनिक फैल गया। हर्षद मेहता के स्टॉक्स का हाल सबसे ज्यादा बुरा हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के भी लाखों करोड़ों डूब गए। बैंक ऑफ करद और बाकी बैंक्स जिससे हर्षद ने फेक BRs बनवाए थे, वो बैंक्स भी डूब गए और जब पूरे स्कैम का साइज असेस किया गया तो वो नंबर 4,000 करोड़ से कहीं ज्यादा का था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनके एसेट्स जैसे कि घर, बैंक अकाउंट और कार्स को भी सीज कर दिया गया। सालों तक ये लंबी बैटल चली। इस दौरान हर्षद जेल से बाहर भी रहा, लेकिन दिसंबर 2001 को 47 साल की उम्र में ही पुलिस कस्टडी में रहते हुए हर्षद ने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन हर्षद के जाने के सालों बाद भी आज उसकी स्टोरी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जहां हर्षद को लोग एक स्कैमर की तरह देखते हैं, वहीं पे हर्षद की फैमिली का ये कहना है कि हर्षद को उन प्रैक्टिसेस के लिए टारगेट किया गया जो कि उस वक्त काफी ज्यादा कॉमन थी। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से सच्चाई इन दोनों बातों के बीच में ही कहीं पे है। आपको क्या लगता है कि स्टोरी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।